हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब के चैनल पे। मैं असगर कमाल फिर से आ गया हूँ एक नई वीडियो लेकर, जिसमें हम क्लास 8 की हिस्ट्री को लेकर आए हैं, जिसमें हम पढ़ रहे हैं राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1947 तक जितनी भी घटनाएं घटित हुई है उस चीज़ के बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें हमने प्रीवियस 3 वीडियो कर चुके हैं, जिसको आप देख सकते हैं बारी बारी। आइए फिर से शुरू करते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। शुरू करते हैं। आइए। गांधी का आगमन, आगमन मतलब यानी आना, यानी कि कहीं से आ जाना। गांधी का आगमन। दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह का सफल प्रयोग करने के बाद महात्मा गांधी 1915 में भारत लौटे। तो दक्षिण अफ्रीका जो कि साउथ अफ्रीका है, वहाँ पे गांधी जी एक सत्याग्रह किए थे जो कि नस्ल भेदी नीति के खिलाफ थी, और वह सत्याग्रह सफल हो गई थी। और उस सत्याग्रह को सफल होने के बाद गांधी जी 1915 में कहाँ लौटे? भारत लौटे। गांधी जी ने अंग्रेजों की नस्ल भेदी नीति के खिलाफ अहिंसक आंदोलन चलाकर दक्षिण अफ्रीका के लोगों के हक की लड़ाई लड़ी थी। तो गांधी जी ने क्या किए थे? अंग्रेज ने नस्ल भेदी, यानी नस्ल भेदी मतलब किसी सॉरी गाइस, किसी भी लोगों के खिलाफ, यानी उसके शरीर के बनावट के आधार पे या उसके रंग के भेद पे, यानी भेदभाव करना है, यानी रंग से, यानी गोरे काले को लेकर भेदभाव करना, उसके खिलाफ यानी नस्ल भेदी नीति के खिलाफ गांधी जी ने क्या किए थे? एक अहिंसक आंदोलन चलाया था। कहाँ पे? तो साउथ अफ्रीका में। और वहाँ के लोगों को हक की लड़ाई लड़कर हक दिलाई थी। दक्षिण अफ्रीका में उनके संघर्षों एवं उनकी सफलता ने भारत में उन्हें काफ़ी लोकप्रिय बना दिया था। तो दक्षिण अफ्रीका में जब गांधी जी वहाँ पे अहिंसक आंदोलन चलाया, तो उससे क्या हुआ कि जब उनको सफलता मिली वहाँ पे, तो भारत में भी उनकी लोकप्रियता क्या थी? बढ़ गई थी। सत्याग्रह। आइए जानने की कोशिश करते हैं सत्याग्रह किसको बोलते हैं। तो सत्याग्रह उसको बोलते हैं किसी भी शोषण एवं अन्याय के विरुद्ध अहिंसक तरीके से न्याय की मांग करना, सत्याग्रह बोलते हैं। यानी किसी भी तरह के शोषण आपके खिलाफ हो रहा है या अन्याय हो रहा है, और उसके विरुद्ध अगर आप अहिंसक तरीके, यानी नॉन वायलेंस, यानी वायलेंस, हिंसा नहीं करना है, अहिंसक तरीके से आपको न्याय की मांग करना है, उसे हम क्या बोलते हैं? सत्याग्रह बोलते हैं। दूसरा वर्ड नस्ल भेद। नस्ल भेद किसको बोलते हैं? तो शारीरिक रंग एवं बनावट के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव, यानी शारीरिक, यानी कि जो हमारा बॉडी है उसके कलर पे या उसकी शेप, साइज, बनावट के आधार पे लोगों के बीच में अगर अंतर कर रहे हैं, अगर भेदभाव कर रहे हैं, उसे हम नस्ल भेद बोलते हैं। गांधी जी ने तत्कालीन परिस्थितियों को समझने के लिए पूरे देश का दौरा किया और साबरमती आश्रम अहमदाबाद को स्थापित किया। गांधी जी ने तत्कालीन परिस्थितियां, यानी सिचुएशन को समझने के लिए, यानी भारत में पूरे देश में क्या किए? दौरा किए। एक तरह से पूरे देश में घूमे और साबरमती आश्रम यानी अहमदाबाद में स्थापित किया। गांधी जी के आगमन के समय भारत में होम रूल आंदोलन पूरे जोर पर था। यानी गांधी जी जब आए, यानी आगमन हुआ, उस समय होम रूल एक आंदोलन चलाई थी, जो कि एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक दोनों अलग अलग जगह पे। वो आंदोलन क्या था? जोर शोर पर था जब गांधी जी यहाँ पे आए, लेकिन वे इसमें शरीक नहीं हुए। लेकिन गांधी जी इसमें यानी शरीक नहीं हुए। शरीक का मतलब उसमें मिले नहीं, यानी प्रेजेंट नहीं हुए। वे होम रूल आंदोलनकारियों के इस विचार के विरोधी थे। यानी गांधी जी क्या थे?
होम रूल आंदोलन जो चला रहे थे आंदोलनकारियों, उसके विचार के खिलाफ थे, यानी विरोध करते थे। अंग्रेजों के लिए कोई भी मुसीबत उनके लिए अवसर थी। इसी रणनीति के तहत होम रूल आंदोलन छेड़ा गया था। गांधी जी नरमपंथी राजनीति में भी आस्था नहीं रखते थे। गांधी जी नरमपंथी यानी राजनीति में भी आस्था नहीं रखते थे। गांधी जी सिर्फ सत्याग्रह में विश्वास रखते थे। गांधी जी किस में विश्वास रखते थे? तो याद रखना, सत्याग्रह यानी अहिंसक तरीके से न्याय की मांग करना। वे किसी भी संगठन में अपनी शर्तों पर शामिल होना चाहते थे। गांधी जी कैसे शामिल होना चाहते थे? तो कुछ अपनी शर्त पे वो संगठन में शामिल होना चाहते थे। भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग चंपारण, यानी भारत में पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग गांधी जी कहाँ से किए थे? तो चंपारण, यानी बिहार में एक जिला है, डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम चंपारण है, यानी कि उसी चंपारण से। गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य धारा से जुड़ने के पहले स्थानीय समस्याओं को लेकर चंपारण, बिहार, अहमदाबाद और खेड़ा में आंदोलन का नेतृत्व किया। चंपारण और खेड़ा तो किसानों का आंदोलन था, लेकिन अहमदाबाद आंदोलन औद्योगिक मजदूरों से संबंधित था। यानी गांधी जी जब राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य धारा से यानी जुड़ने से पहले वो क्या किए? स्थानीय समस्याओं को लेकर कहाँ गए? बिहार, अहमदाबाद और खेड़ा, और वहाँ पे आंदोलन का नेतृत्व किया। चंपारण और खेड़ा तो किसान की आंदोलन थी, लेकिन अहमदाबाद में औद्योगिक मजदूरों से संबंधित था। सबसे सफल कहानी बिहार के चंपारण की है। 19वीं सदी के आरंभ में ही चंपारण के किसानों के साथ अंग्रेज बगान मालिकों ने एक समझौता किया। तो सबसे सफल कहानी बताया जा रहा है बिहार के चंपारण की है, जो कि 19वीं सदी के आरंभ में यानी शुरू होने में ही चंपारण के किसान के साथ, यानी जो चंपारण के किसान थे उनके साथ अंग्रेज बगान मालिक, यानी जो बगान मालिक थे, जो अंग्रेज जो थे, वो एक समझौता किया था। किससे? किसान से। इस फैसले के तहत बिग्घे के 3 कट्ठे में, यानी 3/20, यानी 20 कट्ठा में, 1 बिग्घा में कितना होता है? 20 कट्ठा, और 20 कट्ठा में से यानी 3 कट्ठे में क्या करना है? नील की खेती करना अनिवार्य था। उस प्रणाली को क्या बोलते हैं? 3 कटिया प्रणाली, यानी कि 3 कटिया, यानी कि 20 कट्ठे में से 3 कट्ठे पे अनिवार्य कर दिया था ब्रिटिशर, नील की खेती करनी है। लेकिन 19वीं सदी के अंत में जर्मनी के रासायनिक रंगों ने नील की मांग को अंतर्राष्ट्रीय बाजार से बाहर कर दिया। लेकिन 19वीं सदी के अंत में क्या हुआ? जर्मनी में रासायनिक रंग आ गई, और उसके कारण क्या हुआ? जो नील की खेती होती थी यहाँ पे, नील की मांग जो थी यूरोपियन कंट्री में, उस नील की मांग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्या हुआ? यानी कम पड़ने लगी। किसान नील की मांग घट जाने के कारण खेती नहीं करना चाहते थे। किसान क्या हुआ? किसान के साथ जब नील की मांग यानी घट गई, यानी जब डिमांड घट जाएगी तो सप्लाई घट जाती है, यानी मांग जब घट गई तो खेती करना नहीं चाहते थे किसान। लेकिन अंग्रेज बगान मालिकों ने समझौते से मुक्त करने के लिए कई तरह की अनुचित शर्तें रखी। किसानों के विरोध एवं तंगहाली के बावजूद अंग्रेज जमींदार किसानों को लूटते रहे। तो किसान के विरोध एवं तंगहाली यानी बहुत बुरी स्थिति में भी अंग्रेज क्या करते रहे? जमींदारों किसान को यानी लूटते रहे। चंपारण के किसानों को जमींदारों के चंगुल से मुक्त करने के लिए राजकुमार शुक्ल ने कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी से चंपारण आने का आग्रह किया। तो गांधी जी को किसने आग्रह किया था चंपारण आने के लिए? तो राजकुमार शुक्ल, जो कि चंपारण से थे। वो 1916 में लखनऊ में अधिवेशन हुई थी वार्षिक, वहाँ पे गए थे, और वहाँ पे उनकी मुलाकात होती है गांधी जी से, और उनको आग्रह करते हैं कि आप चंपारण में आइए। गांधी जी जब किसानों की समस्याओं को समझने के लिए चंपारण पहुँचे तो कमिश्नर ने उन्हें वापस जाने का आदेश दिया। यानी गांधी जी जब किसानों की समस्या सुनने या समझने के लिए पहुँचे चंपारण, तो वहाँ के कमिश्नर जो थे वो क्या किया? गांधी जी को बोला वापस जाने के लिए। गांधी जी ने इससे मानने से इनकार कर दिया और किसी भी दंड को भुगतने का फैसला किया। यानी गांधी जी क्या किया? उस कमिश्नर की बात को
यानी मानने से इनकार कर दिया और किसी भी दंड को भुगतने के लिए फैसला किया। भारत सरकार गांधी जी को अब तक विद्रोही नहीं मानती थी, यानी जो भारत सरकार उस समय ब्रिटिशर के समय थी, उस समय क्या थी कि वो गांधी जी को विद्रोही नहीं मानती थी और इस मुद्दे को तूल देना नहीं चाहती थी। अतः उसे स्थानीय प्रशासन को अपना आदेश वापस लेकर गांधी जी को चंपारण के गांव में जाने की छूट देने का निर्देश दे दिया। यानी जो ब्रिटिशर थे वो अपने स्थानीय प्रशासन जो थी उसको आदेश दिया कि गांधी जी को चंपारण के हर गांव में जाने की छूट दे दिया जाए। गांधी जी अपने सहयोगियों ब्रजकिशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, जेबी कृपलानी एवं बिहार के स्थानीय नेताओं के साथ घूम घूमकर उनकी समस्याओं को जानने का प्रयास करते एवं बयान दर्ज करते। गांधी जी के जो कुछ सहयोगी थी, ब्रजकिशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई और जेबी कृपलानी और बिहार के स्थानीय नेता, ये सब लोग साथ में घूमकर गांधी जी के साथ समस्याओं यानी जो भी प्रॉब्लम्स थी लोगों के बीच उसको जानने का प्रयास करते थे और बयान दर्ज करते थे। सरकार ने भी मामले की छानबीन के लिए कमेटी गठित की। सरकार ने क्या की, यानी छानबीन करने के लिए कमेटी गठित की जिसका सदस्य गांधी जी को भी बनाया गया। गांधी जी आयोग को समझाने में सफल रहे कि तिनकठिया व्यवस्था समाप्त हो तथा बागान मालिकों द्वारा अवैध रूप से वसूली रकम वापस की जाए। यानी गांधी जी आयोग यानी जो उस समय आयोग थे उसको समझाने में सफल हो गए। उन्होंने बताया कि ये जो तिनकठिया व्यवस्था है उसको समाप्त कर दिया जाए और बागान मालिक जो अवैध रूप से वसूली यानी रकम जो वसूले या किसान से उसको वापस किया जाए। बागान मालिक 25% रकम वापस करने पर सहमत हुए। गांधी जी मान गए क्योंकि इनकी नज़र में यह बागान मालिकों के लिए बहुत बड़ी बेइज्जती थी। शर्मिंदगी से एक दशक के अंदर ही बागान मालिक चंपारण छोड़कर चले गए। चंपारण की सफलता के बाद अहमदाबाद के मजदूर ने भी मदद मांगी। यानी चंपारण में जब सफलता गांधी जी को मिली उसके बाद अहमदाबाद में भी मजदूर ने यानी हेल्प मांगी यानी मदद मांगी। वे विश्व युद्ध के कारण बढ़ती महंगाई को लेकर वेतन वृद्धि की मांग कर रहे थे। यानी अहमदाबाद में क्या था कि जो मजदूर थे वो लोग यानी उस समय पे विश्व युद्ध हुई थी, यानी 1914 से 18 के बीच में विश्व युद्ध हुई थी और उस विश्व युद्ध के कारण महंगाई यानी आसमान छू रही थी और उसके कारण इन्होंने वेतन वृद्धि करने की मांग की थी। कौन? मजदूर। लेकिन मिल मालिक मजदूरों की मांग पर ध्यान नहीं दे रहे थे। लेकिन जो मिल मालिक थे वो मजदूर की बात पे ध्यान नहीं दे रहे थे। गांधी जी ने शांतिपूर्ण हड़ताल का सुझाव दिया लेकिन बगैर वेतन के मजदूर लंबे समय तक हड़ताल नहीं कर सकते थे। गांधी जी ने क्या कहा? शांतिपूर्ण यानी सुझाव दिया, शांतिपूर्ण आप हड़ताल कीजिए लेकिन बगैर वेतन के मजदूर लंबे समय तक हड़ताल नहीं कर सकते थे। इस परिस्थितियों में गांधी जी ने स्वयं भूख हड़ताल पर बैठने का निर्णय लिया। यानी सर्वप्रथम अगर गांधी जी अगर फास्टिंग किए थे तो कौन सी आंदोलन में? तो याद रखना है अहमदाबाद वाले आंदोलन में। गांधी जी की भूख हड़ताल से घबराकर मिल मालिकों ने मजदूरों का वेतन बढ़ाने का निर्णय ले लिया। यानी गांधी जी के भूख हड़ताल को देखते हुए जो मालिक थे मिल के, वो क्या किया? निर्णय ले लिया कि मजदूर का वेतन बढ़ा दिया जाएगा। इस तरीके से देख सकते हैं यहाँ भी इनको सफलता मिल जाती है। गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रवादियों को सत्याग्रह का शस्त्र दिया। शांतिपूर्वक हड़ताल और उपवास के माध्यम से अंग्रेजी साम्राज्यवाद का राष्ट्रवादियों ने डटकर मुकाबला किया। मोतिहारी में अपने प्रवेश पर कमिश्नर द्वारा पाबंदी लगाए जाने संबंधित सरकारी आदेश के उत्तर में मोतिहारी के जिला अधिकारी को 6 अप्रैल 1917 को गांधी जी ने अपने पत्र में स्पष्ट शब्दों में कहा कि सार्वजनिक हित और जिम्मेदारी की भावना में विश्वास रखते हुए उनके लिए चंपारण जिला छोड़ना संभव नहीं है और सरकारी आदेश के उल्लंघन के लिए सरकार उन्हें जो भी सजा देगी वे मानने के लिए सहर्ष तैयार है। ठीक है, तो इस तरीके से आइए दूसरी चीज़ बात करते हैं कि यहाँ पे कैसे मोतिहारी में जब प्रवेश हुए तो कमिश्नर जो थे वो पाबंदी लगाए जाने पर संबंधी में सरकार आदेश देती है
यानी जो जिला अधिकारी होते हैं 6 अप्रैल 1917 को गांधी जी ने अपने पत्र में लिखते हैं स्पष्ट शब्दों में कि सार्वजनिक हित और जिम्मेदारी की भावना में विश्वास रखते हैं गांधी जी, यानी बताए। और चंपारण जिला छोड़ना यानी संभव नहीं है किनके लिए, गांधी जी। और सरकारी आदेश के उल्लंघन के लिए सरकार उन्हें जो भी सजा देगी उसे मानने के लिए सहर्ष तैयार है। और उन्होंने बताया उस पत्र में कि सरकारी आदेश के उल्लंघन करने में अगर कोई गलती होती है तो सरकार जो भी सजा देना चाहती है उसके लिए हम तैयार हैं। ठीक है। रॉलेट सत्याग्रह 1919 में, यानी रॉलेट सत्याग्रह आता है। देखिए, राष्ट्रीय आंदोलन में प्रवेश के साथ ही जहां गांधी जी ने चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद के आंदोलन के माध्यम से लोगों को विरोध के लिए सत्याग्रह का संदेश दिया, यानी राष्ट्रीय आंदोलन में प्रवेश किए जब, तो गांधी जी ने चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद के आंदोलन के माध्यम से लोगों में क्या हुआ, एक तरह से संदेश गया कि मतलब इस तरीके से भी हम आज़ाद हो सकते हैं। एक तरह से मैसेज पहुंचा हर लोगों के बीच। वहीं प्रथम विश्व युद्ध के बाद उपजे असंतोष को दबाने के लिए अंग्रेज ने दमन का सहारा लिया, यानी प्रथम विश्व युद्ध यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण जो भी हमारे देश में जो असंतोषी यानी उपज रहा था, महंगाई बढ़ रही थी, लोगों के बीच बेरोजगारी बढ़ रही थी, उसको दबाने के लिए अंग्रेज़ों ने दमन का सहारा लिया। उन्होंने मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट नामक कानून बनाया। मार्च 1919 में कौन सा कानून बनाया, रॉलेट एक्ट, जिसमें संदेह के आधार पर किसी व्यक्ति को अनिश्चित समय तक गिरफ्तार किया जा सकता था। तो याद रखना है, रॉलेट एक्ट 1919 में बनाया गया था, जो एक कानून थी जिसमें किसी भी संदेह के आधार पे, यानी कोई ट्रायल वगैरह नहीं होती थी, और संदेह के आधार पर किसी व्यक्ति को अनिश्चित समय, यानी कोई निश्चित समय नहीं है 6 महीना, साल भर, 2 साल, कोई निश्चित, अनिश्चित समय के लिए गिरफ्तार किया जा सकता था। गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के विरोध में 6 अप्रैल 1919 को राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाने का निर्णय लिया। तो राष्ट्रीय अपमान दिवस किस मनाया गया, तो 6 अप्रैल 1919 को किसने घोषणा की थी, तो महात्मा गांधी। राष्ट्रव्यापी विरोध एवं प्रदर्शन हुए। इसी क्रम में पंजाब के 2 नेताओं सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया। और इसी के क्रम में क्या हुआ, पंजाब के 2 लीडर थे जिनका नाम था सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, इनको गिरफ्तार कर लिया। पंजाब के लोग विरोध प्रदर्शन के लिए 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी एक रिलीजियस डे होता है, जिस दिन बैसाखी डे मनाया जाता है, उस दिन क्या हुआ, बड़ी संख्या में जालियांवाला बाग है एक पंजाब में, वहाँ अमृतसर में, वहाँ पे जमा हुए लोग सभा कर ही रहे थे कि पुलिस के बिना चेतावनी के भीड़ पर गोली चलानी शुरू कर दी। सैकड़ों लोग मारे गए और हजारों की संख्या में घायल हुए। सारे देश में इस घटना ने लोगों को आंदोलित कर दिया और ये घटना 13 अप्रैल 1919 को हुई थी, जिसको जालियांवाला बाग हत्याकांड बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे जनरल डायर नामक जो ये होते हैं वो गोली चलवाते हैं, जो कि अमृतसर में जालियांवाला बाग हत्याकांड है। तो इस तरीके से हमने रॉलेट एक्ट जानने की कोशिश की, जहाँ पे किसी संदेह के आधार पे किसी को अनिश्चित काल के लिए जेल में डाल दिया जाता था। तो कैसे ब्रिटिशर ने लेकर आया था। फिर हमने क्या जानने की कोशिश की थी, रॉलेट सत्याग्रह से पहले तो हमने जानने की थी गांधी जी कैसे आए थे और चंपारण सत्याग्रह कैसे हुई थी, ये सब चीज़। तो थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।